अच्छा चलिए, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। अभी तो हमने कहाँ की बात की थी, इंडिया की। और नहीं, अच्छा वही टॉपिक चल रहा है अब, ग्लोबल ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज बिकॉज, कहने का मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज हैं उनकी जो डिस्कवरी है वो पॉसिबल क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड के एग्जाम में कि जो बायोलॉजिस्ट हैं हमारे वो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज की डिस्कवरी कर तो पा रहे हैं लेकिन बहुत कम लेवल पे कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रो माइक्रोबायल स्पीसीज। कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रोबायल स्पीसीज हैं उनकी टेक्सोनॉमिक, हमने आपको टेक्सोनॉमी पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में। रिकॉल करिए कि फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको टेक्सोनॉमी पढ़ाया था, कि उसमें फिर आपने पढ़ा होगा टेक्सॉन क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट जो हमको प्रोवाइड कराई जाती हैं साइंटिस्ट के द्वारा कि भाई कौन सी चीज़ें हमारे अर्थ पे अवेलेबल हैं, वो डाटा ही नहीं प्रोवाइड हो पाया। उसकी वजह से हो सकता है भाई डिस्कवरी नहीं हो पाई। कि भाई आप उतना ही, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, आप उतना ही पढ़ोगे जितना आपकी बुक में दिया है। तो आपके बोर्ड में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपकी बुक में नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाओगे ना। तो उसी तरीके से साइंटिस्ट वही चीज़ डिस्कवर कर पाते हैं जो उनको रिटन डॉक्यूमेंट मिली। अब जो आपकी बुक में नहीं होगा तो वो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा तो आप क्या पढ़ पाओगे, बोर्ड में क्या लिख पाओगे। एज इट इज़ वैसा ही है। दूसरा है इन लेबोरेटरी मैनी स्पीसीज कैन नॉट बी कल्चर्ड। कहने का मतलब ये है कि बेटा लेबोरेटरी में हम सारी चीज़ों को कंजर्व कर पाना या कल्चर्ड मतलब उसको रख पाना, उसको कल्चर्ड करने का, कहने का मतलब यह है कि उसको लिविंग बनाए रखना पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ को लेबोरेटरी में हम नहीं रख सकते। इस वजह से भी बायोडाइवर्सिटी में जो बहुत सारी चीज़ों की अभी खोज नहीं हो पाई है, ये दो रीज़न है उसके। तो ये दो रीज़न आप याद रखना। पहला रीज़न हमारा क्या हो गया कि टेक्सोनॉमिक मेथड जो है उसके लिए सुटेबल नहीं है, कि भाई हमको रिटन डॉक्यूमेंट ही नहीं प्रोवाइड हो पाई। और दूसरा हमारा कि लेबोरेटरी में सारी चीज़ों को कल्चर्ड रख पाना पॉसिबल नहीं है। अब हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये आपको पूरा अर्थ दिख रहा है और ये जो लाइंस हैं इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, कहने का मतलब ये है कि लैटिट्यूड का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है। तो इक्वेटर आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री पे, ये इक्वेटर होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया पोल, नॉर्थ पोल। ये क्या हो गया, साउथ पोल। तो जो पोलर रीजन हमारा होता है वहाँ पे सनलाइट क्या होती है, बहुत कम पहुँचती है। और ये हमारा हो गया टेम्परेट, ये हमारा हो गया साउथ टेम्परेट, ये क्या हो गया हमारा नॉर्थ टेम्परेट। तो ये जो रीजन है आपका इक्वेटर से लेकर के 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ तक, इस रीजन में हमारी जो है डाइवर्सिटी क्या है, ज़्यादा पाई जाती है। क्यों ज़्यादा पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट जो है मेंटेन रहती है, मतलब कंटिन्यू हमेशा सनलाइट जो है पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट रहती है। और पोलर रीजन में क्या होगा कि सनलाइट हमारी जो है वो प्रेजेंट रहेगी ही नहीं। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। कहने का मतलब ये है, इक्वेटर देखो बेटा कहाँ है, सेंटर में है। इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ इधर चलें या इधर चलें, दोनों तरफ क्या होगी कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होगी, नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी। और जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे तो डिस्कवरी हो चुकी है, मतलब लगभग सारी स्पीसीज की हमने डिस्कवरी कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज कम पाई जा रही थी। और अब ये रीजन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइबिलिटी ज़्यादा है, जो हमारी स्पीसीज है वो इजिली सर्वाइव कर जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ डाइवर्सिटी ज़्यादा है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ये हमारा क्या है लैटिट्यूडनल रेंज, हैव मोर स्पीसीज देन
टेम्परेट और पोलर एरिया। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लैटिट्यूडनल रीजन है यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ज़्यादा स्पीसीज पाई जाएगी किसके कंपेयर में, हमारा पोल और टेम्परेट रीजन के कंपेयर। ये हमारा टेम्परेट हो गया, टेम्परेट के अकॉर्डिंग हमारा ट्रॉपिक में क्या पाया जाएगा भाई 23.5 साउथ से 23.5 नॉर्थ तक क्या होगा, ज़्यादा पाई जाएगी किसके कंपैरिजन, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और ये जो हमारा टेम्परेट रीजन है इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा पाई जाएगी। कहाँ पे, ट्रॉपिक रीजन में। ये अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल फॉर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब देखिए कोलंबिया जो हमारा है, ये कोलंबिया, इंडिया, न्यूयॉर्क और ग्रीनलैंड, देखो हर जगह पे आपको दिया है कि किसकी कितनी स्पीसीज पाई जाएंगी। अबाउट यहाँ कोलंबिया में लगभग 1400 स्पीसीज पाई जाती हैं, इंडिया में 1200 स्पीसीज। अब देखो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। 71 डिग्री नॉर्थ पे पहुंच गए तो केवल 56 स्पीसीज पाई जा रही हैं, और देखो कोलंबिया में कितनी पाई जा रही हैं, 1400 स्पीसीज। तो डिक्रीज हो रहा है ना। नंबर ऑफ बर्ड की स्पीसीज बात हो रही है यहाँ पर। नंबर ऑफ बर्ड देखो कहाँ पे, कोलंबिया में सबसे ज़्यादा पाई जा रही है, फिर इंडिया में, फिर न्यूयॉर्क में, फिर ग्रीनलैंड में। तो ग्रीनलैंड देखो 71 डिग्री नॉर्थ। अब इस डायग्राम पे आ जाओ, 71 डिग्री नॉर्थ कहाँ पे होगा, नॉर्थ इधर है, तो 71 डिग्री नॉर्थ हमारा यहाँ इस आसपास इधर पाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्पीसीज क्या है, कम है। और इंडिया में देखो ये न्यूयॉर्क देखो 41 डिग्री, तो 41 डिग्री देखो कहाँ पे पाया जाएगा, लगभग यहाँ पे इस जोन में। तो यहाँ पे देखो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पाई जा रही है स्पीसीज। तो यही वो वहाँ पे कह रहा था ना, आगे देखो यहाँ पे कह रहा था कि जैसे हम टेम्परेट रीजन में बढ़ते जाएंगे हमारे नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन लाइक Ecuador has up to 10 times vascular plant species as compared to a temperate forest region like a Midwest of USA। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है ये इक्वाडर में, ठीक है, इक्वाडोर में जो आपके पाए जाएंगे वो क्या पाए जाएंगे, 10 गुना ज़्यादा पाए जाएंगे। कहाँ से, जो हमारे मिड वेस्ट के जंगल हैं। मिड वेस्ट जो कहाँ, यूएसए, किधर चले गए आप, टेम्परेट रीजन में चले गए। तो टेम्परेट रीजन में देखो क्या कह रहा है कि कम पाए जाएंगे एज कंपैरिजन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, इसमें देखो ये है पूरा मैप आपका दिया हुआ है, पेरू, कोलंबिया। A tropical forest region like Ecuador has up to 10 times vascular plant species compared to the temperate forest region like a Midwest of USA। अब देखो USA इसमें, एक मिनट, तो यहाँ से आप मैप में देख के भी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देखो अमेजोन कहाँ है, ये दिख रहा है आपका अमेजन, अमेजन दिख रहा है। अमेजन जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइबिलिटी सबसे ज़्यादा है एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। अब यहाँ पे देखो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल अमेजन। देखो अमेजन की बात हम कर रहे थे, अब देखो अमेजन के रेन फॉरेस्ट, कहने का मतलब वही अमेजन के जो जंगल हैं कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका। इज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, मतलब कहने का ये है कि पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी बेटा, ये पाई जाएगी हमारा ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो अमेजन के जो अमेजन वन होते हैं वहाँ पे साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। अब देखो 40,000 से भी ज़्यादा प्लांट, 3,000 से भी ज़्यादा फिशेस, 1300 बर्ड, 427 मैमल्स और 427 एम्फीबियंस और 378 रेप्टाइल्स और मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में आपके कौन से आ गए,
कीड़े मकोड़े, ठीक है, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल जो आपके रेंगने वाले होंगे। एम्फीबियंस में आपके कौन से आ गए, जो हमारे लैंड और वाटर दोनों में सरवाइव कर लेते हैं, जैसे आपका मेढक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। मैमल्स में आपके एनिमल्स, ठीक है, स्तनधारी, और बर्ड और फिश और प्लांट तो समझ ही रहे होगे। तो सबसे ज़्यादा पूरे जो हमारा अर्थ है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी, ये हमारी पाई जाएगी अमेजॉन के जंगलों में, ठीक है। अब ये है रीजन फॉर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक्स। कहने का मतलब है जो हम ट्रॉपिकल रीजन जो जोन था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्यों पाई जाएगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड में, ठीक है, कि हमारा जो ट्रॉपिक्स रीजन है वहाँ पे क्यों सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। तो ट्रॉपिक्स हैव मोर इवोल्यूशनरी टाइम। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है, बदलाव लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। यहाँ पे देखो ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा, ठंडी भी होगी, गर्मी भी होगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिलेटिवली कांस्टेंट इन्वायरमेंट, ना बहुत ज़्यादा ठंडी होगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, कि पोल रीजन की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही हो। और तीसरा हमारा रीज़न क्या है, दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी विच कंट्रीब्यूट टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस भी जो है वो ज़्यादा बनी रहेगी। उससे क्या होगा, उससे हमारे प्लांट जो होंगे अपना क्या कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। एनिमल्स भी भाई किस पे डिपेंड होंगे, प्लांट पे ही तो डिपेंड रहते हैं अपने फूड मटेरियल के लिए, तो एनिमल भी वहाँ रहेंगे। अब एनिमल जब वहाँ सबसे ज़्यादा रहेंगे तो भाई एनिमल को कौन यूज़ में लाता है, ह्यूमन बींग्स लाते हैं, तो वहाँ पर ह्यूमन बींग्स की भी प्रेजेंस ज़्यादा रहेगी, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए। अब स्पीसीज का हम लोग पढ़ेंगे कि एरिया के साथ में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट थे आपके, अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ एलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट, ठीक है, इस साउथ अमेरिकन जंगल विद इन द रीजन ऑफ स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर्ड एरिया। कहने का मतलब इनका ये था कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एरिया इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ती जाएगी। अभी भाई हम मान ले कि भाई केवल बिबियापुर का जोन ले लें हम, तो उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होंगी, कम पाई जाएंगी। अब हमने पता चला पूरा लखनऊ ले लिया तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ जाएंगी ना। तो एरिया का यही रिलेशन होता है। अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन स्पीसीज विथ एरिया। तो इसमें देखिए आपका ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये दो ग्राफ हैं, ये मैथमेटिकल है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लो, एस मत फॉर स्पीसीज रिचनेस, कि जो एस है वो स्पीसीज रिचनेस है कि कैसे कैसे स्पीसीज बढ़ेगी। ए हमारा क्या है, एरिया, और सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कहने का मतलब ये है कि जो आपने मैथ में पढ़ा होगा, एक्स और वाई ग्राफ में जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो दो पाए जाते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस का क्या करेगा, आपका इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है। और जेड का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। जेड से हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो जेड का आपको पावर में लगा है, ये हमारा स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो जैसे जैसे एरिया बढ़ रही है और ये स्पीसीज रिचनेस, वैसे वैसे ग्राफ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक टाइम पे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट क्यों हो जाएगी, कि अभी हमने क्या कहा था कि भाई पता चला कि हमने लखनऊ का जोन ले लिया, अब पता चला जब एक टाइम आएगा कि पूरे वर्ल्ड का जब जोन ले लेंगे, तब तो वो चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी ना। लेकिन जब यही चीज़ स्टार्टिंग टाइम पे होगी तो क्या होगी, ये चीज़ जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे, इस वाले रेड वाले को देखो क्या होता जाएगा, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, नंबर ऑफ स्पीसीज आपके बढ़ते जाएंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आया सबके? यस सर।